हेलो एवरीवन, मेरा नाम है वीरेंद्र सिंह और आप सभी का स्वागत है फिनिशर्स CSNIT यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, आप लोगों के लिए आज एक वीडियो बना रहा हूँ मैं, जो वीडियो आप लोगों के एग्ज़ाम में काफ़ी आप लोगों को काम आ सकती है। साथ ही साथ मेरा इस वीडियो को बनाने के पीछे का जो उद्देश्य है वो मैं ये साबित नहीं करना चाहता कि मुझे आईपीसी के बारे में कोई अच्छी नॉलेज है, या फिर मैं कोई एडवोकेट हूँ, या फिर मैं पुलिस डिपार्टमेंट में काम करता हूँ, या मुझे पता नहीं क्या पता है। नहीं दोस्तों, बस आप लोगों की एक थोड़ी सी छोटी सी मैं हेल्प करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो जिन दोस्तों को मेरा ये किया गया काम अगर पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को अपना एक लाइक दे देना और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना, क्योंकि अभी जो माहौल चल रहा है दोस्तों यूट्यूब के ऊपर, और हरियाणा स्पेसिफिक हरियाणा पुलिस के एग्जाम्स के लिए आप लोगों को पता ही है, दुनिया बहुत ज्यादा मिसगाइड करने के लिए बैठी है। आप लोगों को बहुत ज्यादा ऐसे लोग हैं जो इतने ज्यादा सेल्फिश हो जाते हैं इस समय पे कि उनको ये मतलब नहीं होता है कि आप लोगों के लिए एग्जाम में वो चीज आएगी, काम आएगी, नहीं आएगी। आप लोगों को हमेशा वो मतलब मिसगाइड करने की कोशिश करते हैं। तो मैं चाहता हूं आप लोग ऐसे लोगों से दूर रहें, नेगेटिव लोगों से दूर रहें। और यूट्यूब के ऊपर भी पॉजिटिविटी काफी है, पॉजिटिव लोग भी बहुत ज्यादा है, उन पॉजिटिव लोगों को आप फॉलो करें। और जो सच में आपकी कोई मदद करना चाहता है, सच में आप लोगों की हेल्प करना चाहता है, उसको आप उतना आउटपुट भी उसको रिस्पॉन्स दें, उसके वीडियोस को शेयर करें, लाइक करें और अच्छा उसको सपोर्ट करें। ठीक है दोस्तों, चलो इसके बाद आज की इस वीडियो में आईपीसी यानी कि इंडियन पिनल कोड, भारतीय दंड संहिता के बारे में जीरो से लेके और आखिरी तक टोटल 511 धाराएं होती हैं, 23 चैप्टर होते हैं। 23 चैप्टर्स के बारे में, अध्यायों के बारे में एक एक करके डिस्कस करेंगे, किस चैप्टर में क्या बात बोली गई है। उसके बाद 500 की 511 धाराएं आप लोगों को याद नहीं करनी है, क्योंकि 511 धाराओं को याद करने का मतलब होता है मूर्खता। क्योंकि एचएसएससी हमसे कोई एडवोकेट नहीं बनाएगी, हमें जाके केस वेस नहीं लड़ना है, ना ही हमें कुछ ऐसा करना है। हरियाणा पुलिस के अंदर लगने के बाद आप लोगों को ट्रेनिंग दी जाएगी बाकायदा, और ट्रेनिंग में आप लोगों की क्लासेस होती हैं, वहां पे आप लोगों को ये धाराएं अच्छे से वहां पे सिखाई जाती हैं, याद की जाती हैं, और फिर जैसे जैसे प्रैक्टिकल इंसान करता है लाइफ में वो चीजों को सीख ही जाता है ना। साइड में एडवर्टाइजमेंट आएगी, बीच में किसी की आवाज आएगी, तो प्लीज उस आवाज को इग्नोर करना। आती रहती है एडवर्टाइजमेंट यहाँ पे बीच में, अब उनके लिए हम क्लास तो नहीं बंद कर सकते, रिकॉर्डिंग तो बंद नहीं कर सकते। तो दोस्तों, इस वीडियो में आप लोगों को मैं आईपीसी के बारे में जितना मेरे से हो सका, जितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट बातें मैं समझ पाया एग्जाम्स को देख के, क्वेश्चंस को देख के, किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को आईपीसी के बारे में बताऊंगा। इसके बाद जब आईपीसी के अंदर जब पुलिस जो हमारी होती है, हरियाणा पुलिस होती है, या फिर हमारे इंडिया की जो पुलिस होती है, उस पुलिस का क्या काम होता है, उन्होंने सेक्शंस बना दिए, उन्होंने अपनी जो फाइल तैयार करनी थी, जो उनको चार्जेस वगैरह लगाने थे, धाराएं वगैरह लगानी तो उन्होंने लगा दी। फिर ये चीजें जो है ये कोर्ट के अंदर जाके कैसे काम होता है, वो सीआरपीसी का पार्ट होता है। इस वीडियो को अगर आप लोगों ने बहुत अच्छा प्यार दिया तो मैं आप लोगों के लिए सीआरपीसी की एक अलग वीडियो ले आऊंगा। फिर उसके बाद सीआरपीसी के बाद हमें दो चीजें और पढ़नी होती हैं, एक आईटी एक्ट होता है और एक आरटीआई एक्ट होता है। उनके बारे में भी मैं आप लोगों को, एविडेंस एक्ट, आरटीआई, आईटी एक्ट, उनके बारे में भी आप लोगों को मैं कोशिश करूंगा डेटा प्रोवाइड करवा पाऊं। ठीक है, और इस क्लास की जो पीडीएफ है इसके बारे में मैं आप लोगों को लास्ट में बताऊंगा कि ये पीडीएफ आपको कैसे मिल सकती है, अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए। हाँ, फ्री ऑफ कॉस्ट है भाई, कोई पैसा नहीं लूंगा मैं इस पीडीएफ का, डोंट वरी। ठीक है, कैसे मिलेगी वो मैं लास्ट में आप लोगों को बताऊंगा कैसे मिलेगी आपको, बट वीडियो को बहुत ध्यान से देखना। इस वीडियो को अगर आपने एक बार कंटिन्यू देखा मेरे साथ साथ तो, और उसके बाद एक बार और फास्ट फॉरवर्ड करके इस वीडियो को देख लेना, आप लोगों का बेड़ा पार है। आईपीसी से क्वेश्चन आपके गलत नहीं होंगे। ठीक है, तो चलिए जी, मां सरस्वती का नाम लेके हम शुरू करते हैं दोस्तों। भारतीय दंड संहिता के बारे में पढ़ना और आईपीसी के अंदर हमें क्या क्या इंपॉर्टेंट बातें हैं जो ध्यान रखनी है और किन किन बातों का हमें पता होना चाहिए। एक नॉर्मल मनुष्य जो मानव होता है, उसके आम जीवन में, आम जीवन से जुड़े हुए अपराध, आम जीवन से जुड़ी हुई चीजें, हमारी सोसाइटी में क्या क्या चीजें होती हैं। दहेज के लिए किसी को मार दिया, बहू को जला दिया, किसी ने दहेज का झूठा केस लगा दिया अपने सास ससुर और अपने पति के ऊपर, किसी ने शादीशुदा होते हुए दूसरी शादी कर ली, सरकार ने 144 धारा लागू कर दी, उसका उल्लंघन कर दिया किसी ने। चोरी क्या होती है, डकैती क्या होती है, षड्यंत्र कैसे बनाया जाता है, कैसे किसी को उकसा के हम काम करवा देते हैं, अपराध करवा देते हैं, या कैसे 7 साल से कम उम्र का इंसान अगर अपराध करता है तो अपराध होता है या नहीं होता है, या फिर क्या क्राइटेरिया होता है। इन सारी चीजों के बारे में आप लोगों को मैं थोड़ा सा डिटेल से बताने की कोशिश करूंगा। और चलिए शुरू करते हैं। आईपीसी, इंडियन पिनल कोड यानी कि भारतीय दंड संहिता। ठीक है, आईपीसी के अंदर आप लोगों को 23 चैप्टर्स बताए गए हैं और आप लोगों को 511 धाराएं इसके अंदर मेंशन है। किस धारा का क्या काम होता है और किस चैप्टर का क्या काम होता है, किस चैप्टर के अंदर क्या बताया गया है, वह सारी चीजें हम करने वाले हैं। अपराधों की परिभाषा, जो अपराध किए जाते हैं, गलत काम किए जाते हैं, उनके एक्सप्लेनेशन बताई गई है यहाँ पे, उनके प्रकार बताए गए हैं, किस किस टाइप के अपराध होते हैं। विश्व का सबसे बड़ा दंड संविधान है आईपीसी। उसके बाद अपराधों के लिए दंड प्रावधान क्या क्या है, अब काम कांड कर दिया, सर्विस कर दी किसी की, अब आपको सजा मिलेगी, दंड मिलेगा, वो किस प्रकार का मिलेगा उसके बारे में बताया गया है। जो आपका 6 अक्टूबर 1860 को बनकर पूरा हो गया था, और बट लागू कब हुआ था, 1 जनवरी 1862 को ये भारत में लागू हुआ था।
लॉर्ड मैकाले द्वारा इसको बनाया गया था और लॉर्ड मैकाले ने हमारे इसके आईपीसी के साथ साथ सिंगापुर, ब्रुनेई, पाकिस्तान, बांग्लादेश, बर्मा, श्रीलंका के जो दंड संहिताएं हैं उनको भी किसने बनाया है? लॉर्ड मैकाले ने बनाया है। तो यहां से लॉर्ड मैकाले का क्वेश्चन पूछ लेगा। कब बनकर पूरा हुआ? 6 अक्टूबर 1860। लागू कब हुआ? 1 जनवरी 1862। टोटल कितने चैप्टर्स हैं? 23। टोटल कितने सेक्शंस हैं, धाराएं हैं? 511 है। आईपीसी की फुल फॉर्म पूछ लेगा। तो यहां से ये 5-6 तरीके के बेसिक क्वेश्चंस आप लोगों से पूछे जा सकते हैं, जिनका आपको ध्यान रखना है। चैप्टर नंबर 1, अध्याय 1 की बात करते हैं तो 1 से लेके 5 जो आपकी धाराएं होती हैं वो चैप्टर नंबर 1 में आती हैं। इसमें उद्देशिका का वर्णन किया गया है। हमने यहाँ पे देखो, यहाँ पे अध्याय लिखा है मैंने, चैप्टर के नाम, उसके बाद मैंने उसके अंदर धाराएं कौन कौन सी आती हैं वो बीच में रहेगा और फिर एक्सप्लेनेशन उसका आपके राइट साइड में रहेगा। तो बहुत ही प्यार से समझेंगे, आराम से समझेंगे, रिलैक्स होकर इस वीडियो को घर का कोई कोना पकड़ लो, ईयरफोन लगा लो, ध्यान से बस सुनते रहो। अगर 2 बार ध्यान से सुन लिया तो आपका आईपीसी के लिए आपको भटकने की जरूरत नहीं है। और जो इस वीडियो को देख रहा है उसके मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज कहीं से भी आप किसी से भी पढ़िए, किसी से भी इन चीजों को सीखिए, लेकिन एक ही इंसान से सीखिए, अलग अलग इंसानों से सीखने की जरूरत नहीं है आपको। एक वीडियो को 10 बार देखना अच्छा होता है 10 वीडियोस को एक बार देखने से, ठीक है। कि पर्पस क्या है, व्हाट इज द पर्पस, उद्देश्य, क्या पर्पस है बनाने का, क्यों ये सारी चीजें बनाई गई हैं, इन चीजों का जो उद्देश्य है, उद्देशिका है, पर्पस है, वो आपके चैप्टर नंबर 1 में मेंशन किया जाता है। नाम इसका चैप्टर नंबर 1 में मेंशन किया जाता है, जिसमें धारा 1 से लेके 5 में आप लोगों का ये उद्देशिका और उद्देश्य के बारे में, पर्पस के बारे में बताया गया कि व्हाट इज द पर्पस बिहाइंड ऑल दिस, इन सबके पीछे पर्पस क्या है, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर नंबर 2 में क्या बताया गया है भाई? 6 से लेके 52 धारा जो है आपकी वो चैप्टर नंबर 2 के अंदर आएगी। ये बात है। साधारण स्पष्टीकरण, उद्देश्य को स्पष्ट करना। जब चैप्टर 1 के अंदर आपने उद्देश्य, किस उद्देश्य से इसको बनाया वो आपने बता दिया। आपने बताया कि सर मैं इस उद्देश्य से मैंने ये चीज बनाई है, मैंने ये कॉफी बनाई है, मेरा उद्देश्य है कॉफी बनाने के पीछे कि मेरे को कॉफी अच्छी लगती है, ठीक है। फिर आपने चैप्टर नंबर 2 में अपने उस उद्देश्य को, जिसकी वजह अच्छी लगती है ये कॉफी, आपने उस उद्देश्य को थोड़ा सा स्पष्ट किया कि सर मुझे ये कॉफी अच्छी तो लगती है बट मुझे डॉक्टर ने भी बोला है इसको पीने के लिए। साथ ही साथ सर इसके अंदर जो ये मटेरियल हम यूज करते हैं, इंग्रेडिएंट्स हम यूज करते हैं, दूध हम यूज करते हैं, पानी यूज करते हैं, सर इस तरीके से इस तरीके। तो आपने अपने पर्पस को वहां पे एक्सप्लेन किया, पर्पस को स्पष्ट किया। तो उसी इसको बनाने के पीछे का जो उद्देश्य था, उस उद्देश्य को स्पष्ट कर दिया हमने किस चैप्टर के अंदर दोस्तों? 2nd चैप्टर के अंदर इसको हमने थोड़ा सा स्पष्ट कर दिया। चैप्टर नंबर 3 जिसमें 53 से लेकर 75 धाराएं आपकी आएंगी। इन धाराओं को याद करने की, रटने की जरूरत नहीं है, एक एक धारा को याद करा दूंगा आपको, टेंशन ना लेना, ठीक है। चैप्टर नंबर 3 के अंदर 53 से लेकर 75 धाराएं आती हैं। दंडों के विषय में विस्तृत जानकारी। दंड मतलब क्या? सजा। आपने कोई कांड कर दिया, किसी की सर्विस कर दी, अब उसके लिए जो दंड है, उस दंड के विषय में जो जानकारी है वो किस चैप्टर में मिलती है? क्वेश्चन आ गया, चैप्टर नंबर 3 में मिलती है। या फिर आप लोगों से पूछेगा कि दंडों के विषय की विस्तृत जानकारी, जो सजा है उसके विषय में जो विस्तृत जानकारी है, प्रॉपर एक्सप्लेनेशन है, वो धारा नंबर कहां से लेके कहां तक है? तो 53 से लेके 75 तक की धाराओं में दंडों के विषय का स्पष्टीकरण किया गया है, विस्तृत जानकारी उनकी दी गई है कि कौन सी सजा किस प्रकार की सजा है, कौन सा दंड किस प्रकार का दंड है, उसके विषय की विस्तृत जानकारी कहां मिलेगी? चैप्टर नंबर 3 में मिलेगी। 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा, और 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा तो काम बिगड़ गया तो आपको सजा मिलेगी, और उस सजा का स्पष्टीकरण, सजा के विषय में विस्तृत जानकारी आपको चैप्टर नंबर 3 में मिलती है। क्लियर हो गई बात? ठीक, चलिए। चैप्टर नंबर 4 थोड़ा सा इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ पे आपको 76 से लेके 106 धाराएं आपकी चैप्टर नंबर 4 में आती हैं। साधारण अपवाद। साधारण अपवाद का क्या मतलब है दोस्तों? साइड में थोड़ी सी एडवर्टाइजमेंट आवाज आएगी, उसको इग्नोर करना दोस्तों। यहाँ पे बेचने वाले चलते रहते हैं तो मैं इनको इग्नोर कर देता हूँ, आप भी इग्नोर कर देना, क्योंकि इग्नोर करना सबसे अच्छी बात होती है। साधारण अपवाद का मतलब क्या भाई? चैप्टर नंबर 4 में कुछ ऐसे अपराध जो अपराध नहीं है। एक्सेप्शन भी तो होंगे ना, अगर कोई भी चीज होगी। भाई सरकारी नौकरी है, सरकारी नौकरी हो तो दे दे भाई, नींबू नाम्बू तो नीचे हमने, बब्बू गोस से क्या यार। चलो भाई, चैप्टर नंबर 4 इंपॉर्टेंट है। 76 से लेके 106 इसके अंदर धाराएं हैं, जिसमें साधारण अपवाद के बारे में बताया गया है, नॉर्मल एक्सेप्शन के बारे में बताया गया है। कौन सी सर्विस नहीं है, आपने किसी की सर्विस करी तो आप, क्या वो सच में आपने अपराध किया? वो अपराध नहीं है। तो ऐसे अपराध जो अपराध नहीं है, ऐसे कांड जो कांड नहीं है, उनके बारे में डिस्कशन किया गया है, उनके बारे में बताया गया है, चैप्टर नंबर 4 में बताया गया है। वो आगे चल के हम पढ़ेंगे थोड़ी देर के बाद कि कौन से अपराध होते हैं जो अपराध नहीं होते हैं। एग्जाम्पल के लिए जैसे सेल्फ डिफेंस में किया गया, अगर आप
अपने बचाव में, अपने सेल्फ डिफेंस में आपने किसी को हानि पहुंचा दी तो वो अपराध नहीं माना जाता है। इस तरीके की चीजें जो है वो आती हैं 76 से लेके 106। चैप्टर नंबर 5 आता है दोस्तों, जिसके अंदर फिर 107 से लेके 120 धाराएं आती है। इसमें दुष्प्रेरण या फिर उकसाना के बारे में बताया गया है। आपका कोई दोस्त है जिसके फादर साहब अच्छी पोस्ट पे हैं, उसको किसी ने पीट दिया, अब वो रो रहा है बैठ के, आप उसके पास जाते हो, आप कहते हो कि भाई नंबरदार का छोरा हो गया, तू रोवे लुगाइयाँ की डाल, मैं होता तो अगले की जान ले लेता। आपने उसको भर दिया, पंप मार दिए उसके, बढ़िया 500 mg 1000 mg के उसको इंजेक्शन लगा दिए, उसके इतने पंप मार दिए, वो गया और अगले ने माथे में गोली मार दी। तो आपने क्या किया, गलत इरादे से उस इंसान को उकसाया और उकसाने की वजह से उसने जाके अपराध कर दिया। तो दोनों ही इक्वल आप क्या हो गए, सजा के पात्र हो गए। और इस चीज के बारे में, दुष्प्रेरण या उकसाने के बारे में किसके अंदर लिखा गया है, 5 चैप्टर नंबर 5 के अंदर इसके बारे में लिखा गया है। ठीक है, 5 चैप्टर हो गए। सबसे पहले चैप्टर में उद्देशिका, उद्देश्य क्या है, पर्पस क्या है। सेकंड में उस पर्पस को एक्सप्लेन करना। तीसरे में जो सजा मिलती है उसकी विस्तृत जानकारी। चौथे में साधारण अपवाद, ऐसे अपराध जो अपराध नहीं है। पांचवें में उस उकसाना या फिर दुष्प्रेरण, रॉन्ग माइंड सेट से किसी को उकसा के उससे कुछ कांड करवा देना। ये आपका चैप्टर नंबर 5 में आता है। 5 का पार्ट है 5A, जिसके अंदर 120A और 120B 2 धाराएं आती हैं। आपराधिक षड्यंत्र बताया गया है इसमें कि अपराध करने, षड्यंत्र से जो अपराध किए जाते हैं उनके बारे में, प्लानिंग वगैरह करके जो चीजें जिनको अंजाम दिया जाता है उनके बारे में चैप्टर नंबर 5 के पार्ट A में बताया गया है। नेक्स्ट आता है आप लोगों के पास चैप्टर 6, जिसमें 121 से लेके 130 टोटल आप लोगों की 10 धाराएं हैं। राज्य के विरुद्ध अपराध, सरकार के विरुद्ध काम, जैसे कि आप कुछ ऐसा काम करो राजद्रोह में जो काउंट हो, राज्य के विरुद्ध आप करो। हरियाणा के रहने वाले हो, हरियाणा को छोड़ के आप बाहर किसी पाकिस्तान, बांग्लादेश, किसी और के बारे में तो अच्छा ही करो, लेकिन अपने बारे में, अपने लोगों के बारे में, अपने राज्य के बारे में आप लोग कुछ गलत इन्फॉर्मेशन फैलाओ और जो गलतियां करो उसी के बारे में डिस्कस किया गया है। राज्य के विरुद्ध जो अपराध होते हैं, अपनों को छोड़ के गैरों के साथ चले जाना ही जो एग्जाम्पल है वो आप मान सकते हो राज्य के विरुद्ध अपराध। अपनी सरकार को बुरा भला कहना और बाहर की सरकारों को, बाहर के लोगों को अच्छा भला कहना, यानी कि अपने आप जहां हम रह रहे हैं, जिसका हम खा रहे हैं, उनको गलत बोलना। ये चैप्टर नंबर 6 में डिस्कस किया गया है। छी, जैसे कहते हैं ना यार तू कितना गंदा इंसान है, छी, अपने स्टेट के बारे में, अपने देश के बारे में गलत कैसे बोल सकता है, छी। तो छी से याद रख लेना 6, और 6 के अंदर क्या आएगा, राज्य के विरुद्ध अपराध 6 के अंदर आ जाए। इस तरीके से आप 6 को याद रख सकते हो, याद हो जाएगा 6 तो, है ना। चैप्टर नंबर 7 में 131 से लेके 140 तीनों सेनाओं से संबंधित अपराधों के विषय में, जो अपनी तीनों सेनाएं हैं, एयरफोर्स, नेवी और जो अपनी थल सेना है, इनके बारे में, इनसे संबंधित जो अपराध होते हैं, जैसे भाई कोई फौजी है, ट्रेनिंग पे गया था, ट्रेनिंग छोड़ के बीच में भाग गया तो क्या लगेगा, क्या नहीं होगा, फौजियों के द्वारा किए गए कांड, या नेवी में किसी ने कुछ गड़बड़ कर दी, एयरफोर्स वाले ने कुछ गड़बड़ कर दी, तो तीनों सेनाओं से संबंधित जितने भी अपराधों के बारे में डिस्कशन होगा वो किस में होगा, चैप्टर नंबर 7 में होगा, धारा 131 से लेके 140 तक। ठीक है, उसके बाद आता है दोस्तों चैप्टर नंबर 8, जिसमें 141 से लेके फिर 160 तक हम पहुंच जाते हैं। टोटल कितनी हो गई, 20 धाराएं हो गई। सार्वजनिक शांति विरुद्ध अपराध, सार्वजनिक शांति को भंग करने वाले जो अपराध होते हैं वो किसके अंदर आते हैं, चैप्टर नंबर 8 के अंदर आते हैं। आपके पड़ोस में चल रहा था, आपके पड़ोस में चल रहा है, मान लो सत्संग वगैरह चल रहा है, लेडीज वगैरह बैठी हैं, अच्छे से अपना भजन कीर्तन कर रहे हैं, भगवान का नाम ले रहे हैं, आप जाते हो वहां पे दारू वारू पी के और हैंड बैंड करके, बयानी स्टैंड करके, और वहां पे जाके आपने डीजे रख दिया और आप बजा रहे हो वहां पे बढ़िया गाने, और आपने सार्वजनिक शांति को भंग किया, सार्वजनिक लोगों को परेशान किया, सार्वजनिक शांति के विरुद्ध जो आपने अपराध किया उसकी व्याख्या आपको चैप्टर नंबर 8 में मिलती है। ठीक है, तो चैप्टर नंबर 8 इज इक्वल टू सार्वजनिक शांति को भंग करने, सार्वजनिक शांति के विरुद्ध अपराध। ठीक है, नॉर्मल लोगों को परेशान करना, सार्वजनिक तौर पे अपराध करना आपका चैप्टर नंबर 8 में आता है, जिसमें 141 से लेकर 160 धाराओं में ये चीजें मेंशन की गई है। जब आप आईपीसी को डिटेल से पढ़ते हो तो आप लोगों को पता लगता है दोस्तों, पहले जो धारा आती है कोई भी, उस धारा के अंदर तो उस अपराध के बारे में बताया गया होता है, और उससे नेक्स्ट 1 या 2 धारा छोड़ गया, उससे नेक्स्ट धारा में उसके दंड से रिलेटेड चीजें बताई गई होती है। तो अगर आप लोगों को मान लो चैप्टर नंबर 8 के बारे में पता है और 141 धारा के बारे में आपको पता है कि भाई 141 के आसपास सार्वजनिक शांति को भंग करने का अपराध होता है, तो इससे रिलेटेड जो दंड होगा उसके बारे में अगर आपको ऑप्शन ना मिले तो आपको ऑप्शन में 142, 44 या इसके आसपास का ऑप्शन दिखे, इससे आगे वाला, तो लगभग वो आपका आंसर होता है। पूरे आईपीसी में ये चीज ध्यान से पढ़ने के बाद पता लगती है। पहले धारा में दिया गया होता है अपराध, क्या अपराध है, और उससे अगली वाली जो सेक्शन होता है उसमें दिया गया होता है इससे जुड़ा हुआ दंड क्या होगा या सजा क्या होगी।
चैप्टर नंबर 9 आता है दोस्तों, जिसमें 161 से लेकर 171 10 धाराएं इसके अंदर आती हैं। लोक सेवाओं द्वारा या उनसे संबंधित अपराध। लोक सेवा क्या होता है भाई, जैसे हरियाणा लोक सेवा आयोग, HPSC, SDM वगैरह होते हैं, DSP वगैरह होते हैं, जो ये लोक सेवक होते हैं। लोक सेवकों, लोक सेवाओं के द्वारा किया गया अपराध या फिर उनसे जुड़े हुए जो अपराध होते हैं उनके द्वारा किए गए, अपनी पावर का, अपनी पोजीशन का यूज करके ऐसे ही राह चलते किसी रेडी वाले को रैप्टा मार दिया, किसी का नुकसान कर दिया, अपनी पावर का यूज करके, अपने नाम का यूज करके, अपनी पोस्ट का यूज करके। तो जो लोक सेवक होते हैं, लोक सेवाएं जो होती हैं, उनसे रिलेटेड जो अपराध होते हैं वो आपके चैप्टर नंबर 9 में मेंशन किए गए हैं। 161 से लेकर 171 की धाराएं जो हैं वो इन अपराधों को मेंशन करती है और इनसे जुड़ी हुई सजा या दंड को मेंशन करती है। नेक्स्ट 9 का पार्ट ए है, जिसके अंदर 171 ए और 171 आई आता है, जिसमें चुनाव संबंधित अपराध आपके बताए गए हैं। नॉर्मल आप लोग देखते हो चुनावों के अंदर दारू बांटना वगैरह, दारू वारू बांटने लग जाते हैं पॉलिटिशियंस, तो ये गलत होता है, इसको अपराध माना जाता है। पैसा वगैरह देके वोट ले लेना, ये भी गलत माना जाता है। तो चुनाव से जुड़े हुए जितने भी अपराध होंगे आपके 9th के चैप्टर नंबर ए में वो काउंट किए जाएंगे। तो लोक सेवा, ये जो बड़े बड़े लोग होते हैं, आपको पता है चुनाव में ये एक्टिव रहते हैं और सरकार से जुड़े हुए लोग होते हैं, ज़्यादा अंदर घुसते हैं ये चीज़ें। तो लोक सेवक 109 में और 9 के ए में ही पॉलिटिक्स आ गई। पॉलिटिक्स से जुड़े हुए, चुनाव से जुड़े हुए बेसिकली जो संबंधित अपराध हैं वो आपके चैप्टर नंबर 9 ए में आ जाएंगे। चैप्टर नंबर 10 में क्या बताया गया है दोस्तों, 172 से लेके 190 8 धाराएं इसके अंदर टोटल हैं, 18 धाराएं इसके अंदर टोटल हैं 10 के अंदर। अब लोक सेवाओं द्वारा या फिर उनसे संबंधित जो अपराध थे वो चैप्टर नंबर 9 में थे, और 10 में क्या बता दिया, लोक सेवकों के विधिपूर्ण प्राधिकार को विरुद्ध अवमानना, एग्जाम्पल बात ना मानना। अब बड़े लोगों के द्वारा या बड़ी संस्थाओं के द्वारा, जैसे कोर्ट के द्वारा आप लोगों को सम्मन आया, आपके घर पे आपके नाम का सम्मन जारी कर दिया गया कि आपको पेश होना है फलाने दिन कोर्ट के अंदर, आप कहते हो ना मैं नहीं आता भाई, तो आपने अवमानना कर दी, आपने एग्री नहीं किया, आपने बात को डिसएग्री कर दिया, तो ये सारे जो अपराध होते हैं, किसी बड़े इंसान ने, बड़ी पोजीशन वाले इंसान ने आपको कहा कि आपको ऐसा करना है, आपने नहीं, मैं नहीं मानता भाई बात, तो बात ना मानना, अवमानना करना और लेख सेवकों के विधिपूर्ण प्राधिकार के विरुद्ध जो आप काम करते हैं, बेसिकली एग्री ना करना या फिर फॉलो ना करना रूल्स को, उन सारी चीज़ों का एक्सप्लेनेशन कहाँ पे दिया हुआ है, चैप्टर नंबर 10 में दिया हुआ है। कहते भाई तू यो 10 नंबरी इंसान है, यो बात नहीं मानता किसी की भाई, तो बात ना मानना, लोक सेवकों के विरुद्ध, विधिपूर्ण प्राधिकार के विरुद्ध अवमानना करना, चैप्टर नंबर 10, और 10 नंबरी लोग होते हैं वो ऐसा करते हैं। चैप्टर नंबर 11 में दिया हुआ है 191 से लेकर 229 दोस्तों, झूठा साक्ष्य वाले अपराध। आप फिल्मों में देखते हो झूठा साक्ष्य पेश कर देते हैं, झूठा ऐसे ही फेक एविडेंस कोर्ट के अंदर पेश किया जाता है, झूठा गवाह तैयार कर देते हैं। तो ये जो झूठा साक्ष्य पेश करने वाली चीजें होती हैं, अपराध होता है, ये चैप्टर नंबर 11 में। जैसे झूठा इंसान कौन होगा, जो इस 1 और 1 को 11 बताएगा। अच्छा इंसान, सच्चा इंसान कौन होगा, जो इस 1 और 1 को 2 बताएगा। जो 1 और 1 को 11 करे वो झूठा है और वो झूठे साक्ष्य पेश करने वाला अपराध होता है, इसलिए इसको याद रख लेना, 1 और 1 11, झूठा साक्ष्य पेश करने वाला अपराध। नेक्स्ट चैप्टर नंबर 12 दोस्तों, चैप्टर नंबर 12 में 230 से लेकर 263 धाराएं होती हैं और इसके अंदर सिक्के व स्टाम्प से संबंधित अपराध होते हैं। जैसे कि सरकार के द्वारा सिक्के जारी किए जाते हैं, सरकार के द्वारा सरकारी स्टैंप्स जारी की जाती हैं, उन स्टैंप्स के साथ छेड़छाड़ करके गलत चीज़ें यूज़ करना, गलत पर्पज से उनका कहीं पे यूज़ करना या उनसे जुड़े हुए अपराध करना। सिक्के जो होते हैं अपने 1 का सिक्का, 5 का सिक्का, जो 10 का सिक्का होता है, इन सिक्कों के साथ आपराधिक गतिविधियाँ करना, तोड़ फोड़ कर देना, उसको मरोड़ देना, ठोक देना, ऐसी चीज़ें करना, सरकार की संपत्ति जो सिक्के हैं उनको नुकसान पहुंचाना, इनसे जुड़े हुए जो अपराध हैं वो आपके चैप्टर नंबर 12 में आते हैं। ठीक है, उसके बाद आएगा चैप्टर नंबर 13, 264 से लेकर 267, माप तोल से संबंधित अपराध। माप तोल, आपने नायक मूवी का सीन देखा होगा, उसके अंदर अनिल कपूर एकदम से जाता है एक गेहूं की दुकान के अंदर, वो तोल रहा होता है, तो उसने तोलते समय नीचे बाट लगाया होता है एक्स्ट्रा, जिसकी वजह से वो गड़बड़ कर रहा था। तो जो माप तोल सोल से संबंधित जो अपराध हैं किसमें बताए गए हैं दोस्तों, 13 चैप्टर नंबर 13 के अंदर इसको बताया गया है। ठीक है, 12 बाट कर देना, सुना होगा मुहावरा, 12 बाट कर देना, तो उसको 13 बाट कर लेना, 13 बाट करना, या 12 बाट के बाद, 12 के बाद 13 में क्या, माप तोल से संबंधित अपराध है। नेक्स्ट चैप्टर नंबर 14, चैप्टर नंबर 14, 268 से 294, लोक स्वास्थ्य, सुरक्षा, सुविधा, नैतिकता आदि से संबंधित अपराध। जैसे कि लोक स्वास्थ्य सुरक्षा क्या मतलब हुआ इसका, कि जैसे डॉक्टर्स के द्वारा कभी कभी गलती की जाती है, अपराध किया जाता है,
कोई मर जाता है पेशेंट, फिर भी उसको 10-15 दिन रख लेते हैं पैसा ज़्यादा लेने के चक्कर में। आपने केसेस देखे होंगे, ऐसे केसेस आते हैं। तो जब ये चीज़ें होती हैं, सुरक्षा में किया गया अपराध, सुरक्षा के लिए अपराध कर दिया, सुविधा, नैतिकता आदि से संबंधित जो अपराध होते हैं, गलत इंटेंशन से जो काम किए जाते हैं, और ये काम होते हैं सारे के सारे आपके किसके अंदर आते हैं, 14 के अंदर आते हैं। 268 से लेकर 294 जो धाराएं हैं उनके अंदर इन चीज़ों का वर्णन आप लोगों को मिलता है। पुलिस पहुंचती है, पुलिस देखती है कि अच्छा डॉक्टर ने कांड कर दिया, तो डॉक्टर को इसमें से फिर वो अपने हिसाब से धारा सेट करते हैं कि इसके ऊपर कौन कौन सी धाराएं चेपनी है। ठीक है, नेक्स्ट आता है दोस्तों चैप्टर नंबर 15 295 से 298। इसके अंदर धर्म संबंधी अपराध यानी कि आप मंदिर मस्जिद के अंदर जाके आप लोगों ने गड़बड़ कर दी, तोड़फोड़ कर दी, वहाँ पे पान वान थूक दिया, वहाँ पे जाके पंडितों को पीट दिया। धर्म से संबंधित जितने भी अपराध होंगे उनकी जानकारी हमें कहाँ पे मिलती है दोस्तों, चैप्टर नंबर 15 में मिलती है। और 295, 96, 97, 98 इन 4 धाराओं में धर्म से संबंधित आपको जो अपराध किए गए होते हैं उनके बारे में वर्णन मिलता है। नेक्स्ट 16 चैप्टर के अंदर इंपॉर्टेंट है दोस्तों 299 से 377, मानव शरीर को प्रभावित करने वाले जो अपराध होते हैं, यानी कि किसी के शरीर को हानि पहुंचा देते हैं हम अपराध करके, किसी को पीट दिया, किसी की बढ़िया सर्विस कर दी, वो सारे जो अपराध जो मानव शरीर को प्रभावित करें, शारीरिक तौर पे किए गए जो अपराध होते हैं, मारपीट वगैरह, चाकू वाकू से काट वाट दिया या फिर ऐसा कुछ कर दिया, ये सारे अपराध किस में आते हैं, 16 के अंदर आते हैं, 16 के अंदर आते हैं। 16 का डोला बैठा दिया, मुक्का अगले के मार दिया, तोड़ दिया, फोड़ दिया, अगला अधमरा कर दिया, तो शारीरिक मानव शरीर को प्रभावित कर दिया, उसने ऐसा अपराध कर दिया। चैप्टर नंबर 16 का डोला, चैप्टर नंबर 16। चैप्टर नंबर 17 के अंदर क्या आता है दोस्तों, 378 से 462, संपत्ति को प्रभावित करने वाला अपराध, यानी कि आप कुछ ऐसा कर रहे हो जिससे किसी की संपत्ति को नुकसान पहुंच रहा है, किसी के पैसे चुरा लिए, किसी का सामान चुरा लिया, या किसी की संपत्ति को जब आप ठेस पहुंचाते हो तो वो आपका क्या होता है, संपत्ति को प्रभावित करने वाले अपराध होते हैं, जो कि 17 से 17 से संपत्ति याद रख सकते हो। 17 के अंदर संपत्ति का वर्णन है, संपत्ति को प्रभावित करने वाले अपराध 17 के अंदर है, चैप्टर 17, अध्याय 17। नेक्स्ट आएगा दोस्तों आपका 18 के अंदर 463 से 489। मैं फिर कह रहा हूं ये आपको ऐसे याद रखने की जरूरत नहीं है, ये सिर्फ आपको पढ़ना है, पढ़ोगे तो अच्छा रहेगा, एग्जाम में चीजें स्टक कर जाती हैं, याद आ जाती हैं। दस्तावेजों से संबंधित अपराध, डॉक्यूमेंट से जुड़े हुए जितने भी अपराध होते हैं, उल्टे सीधे डॉक्यूमेंट लगा दिए, नकली दस्तावेज यूज कर लिए, भर्ती के लिए गलत डॉक्यूमेंट्स का प्रयोग करना, या किसी भी चीज के लिए डॉक्यूमेंट से जुड़े हुए जो अपराध होते हैं सारे किस में आते हैं, 18 में आते हैं, 18 में आते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों चैप्टर नंबर 19, 490, 91 और 92, 3 धाराएं टोटल। ब्रीच ऑफ ट्रस्ट इसमें होता है, भरोसा तोड़ना, भरोसा तोड़ के जो अपराध होता है उसको 490, 492 और 19 चैप्टर में होता है। मैं आप लोगों को मान लो दे दूं, आपको 1 करोड़ रुपए मैंने दे दिया कि भाई 1 करोड़ रुपए ले और जाके मेरे खाते में जमा करा दे, और आप 1 करोड़ लेके घर से तो निकले, लेकिन फिर आपने सीधा कहाँ पे अपना सिस्टम सेट कर लिया, आपने जाके बैंकॉक में अपना बढ़िया सिस्टम सेट कर लिया, तो आपने मेरा भरोसा तोड़ा। ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, भरोसा तोड़ने से जुड़े हुए जो अपराध होते हैं वो दोस्तों चैप्टर नंबर 19 में होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर नंबर 20, 493 से 498, विवाह से संबंधित अपराध। एक पत्नी के होते हुए दूसरी शादी कर लेना उसको बिना बताए, एक पति के होते हुए दूसरा विवाह कर लेना बिना पति को बताए हुए, ये सारे के सारे विवाह से संबंधित जो अपराध होते हैं वो किस में आते हैं दोस्तों, 20, चैप्टर नंबर 20, अध्याय 20 में आते हैं। नेक्स्ट 20 का पार्ट ए है जिसमें 498 ए एक ही धारा आती है जो दहेज से संबंधित अपराध होते हैं। दहेज लेना, दहेज देना, दहेज से जुड़े हुए, दहेज के चक्कर में बहू को पीट दिया, दहेज से जुड़े हुए जितने भी अपराध होंगे किसमें आएंगे, 498 ए और चैप्टर नंबर 20 के पार्ट ए में आएंगे। उसके बाद आता है चैप्टर नंबर 21 जो इंपॉर्टेंट है, 499, 500, 501 और 502, ये आते हैं आपके 21 के अंदर, 21 चैप्टर के अंदर। मानहानि, किसी के मान सम्मान की हानि कर देना उसको मानहानि बोला जाता है। जैसे किसी ने मेरे ऊपर तो अगर कोई झूठा केस लगा दिया, उसके बाद अगर मैं केस जीत जाता हूं तो मैं फिर मानहानि का दावा कर सकता हूं कि इस इंसान ने मेरे ऊपर झूठा केस करके मेरे मान को हानि पहुंचाई है। जैसे आप लोग देखते हो कि पॉलिटिशियंस के खिलाफ, जो बड़े बड़े पॉलिटिशियंस होते हैं उनके खिलाफ अगर कोई बोलता है तो उनके ऊपर मानहानि का जो केस है वो दर्ज किया जाता है कि आपने कैसे उस इंसान के बारे में बोल दिया, मोदी के बारे में बोल दिया, आपने अमित शाह के बारे में कैसे बोल दिया, तो पुलिस वाले उठा के ले जाएंगे भाई और सर्विस कर देंगे। तो किसी की मानहानि हमें नहीं करनी चाहिए, ठीक है, और ना खुद की मानहानि होनी चाहिए। तो मानहानि से जुड़ी हुई बातें सारी की सारी किसमें दोस्तों, 21 के अंदर, चैप्टर नंबर अध्याय 21 के अंदर। नेक्स्ट चैप्टर नंबर 22 है आपका 503 से 510, आपराधिक अपमान आपका किसमें आएगा, चैप्टर नंबर 22 में आएगा। आपराधिक अपमान कर देना मतलब सिंपल सी बात है,
लास्ट आपका जो चैप्टर है, टोटल हमारे 23 चैप्टर थे और आखिरी पहले चैप्टर में तो क्या था दोस्तों, उद्देशिका हमने जाहिर की थी किस पर्पज से बनाया था, और आखिरी चैप्टर के अंदर क्या है दोस्तों, अपराध के प्रयत्न, कांड करने के लिए कोई गलत काम करने का जो प्रयत्न करते हैं, कोशिश करना, किसी की सर्विस करने की कोशिश करना। एक तो किसी की सर्विस कर दी, एक है किसी की सर्विस करने की कोशिश कर रहे हैं। तो कोशिश या प्रयत्न का डिस्कशन कहां पे होगा, धारा आखिरी 511 और आखिरी चैप्टर 23 चैप्टर में। उम्मीद करता हूं सारे के सारे चैप्टर्स आप लोगों को समझ में आ गए होंगे। फिर भी अगर कोई डाउट है तो कमेंट करके पूछ लेना दोस्तों, ठीक है। अब हम बात करते हैं इंपॉर्टेंट आईपीसी धाराओं के बारे में कि कौन कौन सी धारा है जो हमें याद रखनी है और किस धारा के बारे में हमें आम जीवन में भी हमें पता होना ही होना चाहिए। इन सभी की जानकारी हमें होनी चाहिए। तो चैप्टर नंबर 1 और धारा नंबर 1 में क्या है दोस्तों, नाम और टाइटल वगैरह, जैसे भारतीय दंड संहिता 1860 इसका नाम है आईपीसी का, ऐसे नाम और टाइटल जो है आपका धारा नंबर 1 में दिया हुआ है। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस याद रखना है पहले में नाम और टाइटल। नेक्स्ट आपकी इंपॉर्टेंट आएगी सीधी धारा नंबर 22। धारा 22 में होता है दोस्तों चल संपत्ति की परिभाषा। दो तरह की संपत्ति होती है दोस्तों, एक चल और एक अचल। चल संपत्ति जो चल सके, यानी एक जगह से दूसरी जगह पे जो संपत्ति जा सके, उसको चल संपत्ति कहते हैं। अचल संपत्ति होती है जिस संपत्ति को हम एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट नहीं कर सकते। जैसे अगर कोई आपकी जमीन वगैरह को चोरी नहीं कर सकता, लेकिन आपकी बाइक, स्कूटर, इन चीजों को चोरी कर सकता है, तो आपकी बाइक, कार, स्कूटर, मोबाइल वगैरह ये आपकी चल संपत्ति में आते हैं। और अचल संपत्ति में जमीन वगैरह आ जाती है। तो जिसको हिलाया डुलाया जा सके वो चल संपत्ति होती है। और चल संपत्ति की जो परिभाषा है कि कौन सी चल संपत्ति है, क्या चीजें हैं, क्या नहीं है, उनसे जुड़ी हुई जो इंफॉर्मेशन है वो धारा नंबर 22 के अंदर आती है और धारा 22 वहां पे लगाई जाती है। धारा नंबर 34 में क्या है दोस्तों, सामान्य आशय, कॉमन इंटेंशन। कॉमन इंटेंशन का मतलब क्या दोस्तों, एक एग्जांपल से समझाता हूं। टोटल 6 लोग थे, एक घर में अंदर चोरी करने, घर में डकैती के इरादे से चोरी। अच्छा, चोरी और डकैती में फर्क होता है दोस्तों, ठीक है, आगे जाके बताऊंगा। 6 लोगों में से 5 लोग तो घर के अंदर घुसे हुए थे, एक इंसान था उनका साथी था जो घर के बाहर खड़ा हुआ था, जो ये देख रहा था कोई आएगा तो मैं बता दूंगा। लेकिन हुआ क्या, वहां पे वो सारे के सारे फंस गए। तो जो 5 अंदर गए थे जो चोरी कर रहे थे वो तो फंसेंगे ही फंसेंगे, साथ ही जो छठा था, जो बाहर खड़ा था, वो भी इसी बराबर ही सजा का पात्र होगा। इसी को बोलते हैं नॉर्मल इंटेंशन, सामान्य आशय। वो बोलेगा नहीं मैं तो भाई चोरी थोड़ी कर रहा था, मैं तो बस बता रहा था। तो पुलिस वाले बोलेंगे भाई सर्विस तो तेरी भी बराबर ही करनी पड़ेगी ना, चने के साथ घुन तो पिसता ही है। तो कॉमन इंटेंशन या फिर सामान्य आशय पूछा जाए आप लोगों से तो किस में आ जाएगा दोस्तों, धारा नंबर 34 में आ जाएगा। धारा नंबर 53 जो है आईपीसी की, उसमें 5 प्रकार के दंडों का उल्लेख किया गया है। जैसे मृत्युदंड, कैपिटल पनिशमेंट, आजीवन कारावास, लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट। इसके बारे में तो आप लोगों को पता है ना, आजीवन कारावास, जब तक जीवित रहेगा तब तक वो कारावास में रहेगा। दूसरे में बताया गया है कारावास 2 तरह के होते हैं, एक साधारण कारावास होता है, एक सश्रम कारावास होता है। एक तो कारावास है बस पड़ा रहेगा, और एक कारावास में उसको साथ साथ काम भी करना पड़ेगा, मेहनत भी करनी पड़ेगी, मजदूरी करनी पड़ेगी। तो एक साधारण कारावास होता है, एक सश्रम कारावास होता है। चौथे में है जुर्माना, फाइन बताया गया है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि भाई इसको ये सजा दे दी और इतने रुपए का इसके ऊपर जुर्माना लगाया जाता है, तो जुर्माना बताया गया है। 5वें में पार्ट में 53 के 5वें पार्ट में संपत्ति का सम अपहरण बताया गया है। संपत्ति के अपहरण के बारे में बताया गया, किसी की संपत्ति जब्त वगैरह कर ली। ये सारी चीजें 5 पॉइंट्स जो है आपको 5 प्रकार जो है दंडों के 53 में आप लोगों के बताए गए हैं। नेक्स्ट 67 नंबर धारा आप लोगों को याद रखनी है, जुर्माना न भरने पर सजा का प्रावधान। अब आप लोगों ने किसी की सर्विस करी और सर्विस करने पे आप लोगों को 50 रुपए से कम का जुर्माना लगा दिया। अगर वो जुर्माना नहीं भरा तो 2 महीने तक की सजा हो सकती है। जुर्माना आपका 50 से 100 रुपए तक का है तो आपको 4 महीने की सजा हो सकती है। जुर्माना 100 रुपए से अधिक का है और नहीं भरा तो आपको 6 महीने तक की सजा भुगतनी पड़ सकती है। तो जुर्माना न भरने पर सजा का जो प्रावधान है वो सेक्शन नंबर 67 धारा 67 में आता है, ठीक है। नेक्स्ट याद रखनी है दोस्तों आपको धारा 73 सेक्शन 73 एकांत परिरोध, सोलेटरी कन्फाइनमेंट, कठोर सजा के बारे में बताया गया है। जो आप लोगों ने देखा होगा पुलिस वाले जज को बोलते हैं कि सर रिमांड पे लेने का सीन बना दो ना कुछ थोड़े दिन के लिए, इसको बढ़िया तरीके से हम कर लेते हैं सेटिंग वेटिंग, और मतलब इसकी सेटिंग करेंगे सुथरी तरीके से और इसको उगलवाएंगे क्या किया इसने, कांड किया है। तो अधिकतम ज्यादा से ज्यादा 14 दिन के लिए जज जो है वो बोलेगा कि भाई ठीक है, ज्यादा से ज्यादा तो 14 दिन के लिए, और कुल मिलाकर 3 महीने से अधिक नहीं हो सकता आपका ये सोलिटरी कन्फाइनमेंट जो कठोर सजा होती है। एकांत परिरोध जो होता है उस ज्यादा से ज्यादा 3 महीने से अधिक नहीं हो सकता, और ज्यादा से ज्यादा एक बार में
14 दिन से ज़्यादा एक बार में जज जो है वो नहीं वहाँ पे बोल सकता कि इसको 15 दिन के लिए कर दो ना। एक बार 14 के लिए कर दिया, उसके बाद भी नहीं माना, उसके बाद फिर उसको 10 दिन के लिए कर दिया, फिर 12 दिन के लिए कर दिया। तो एक बार अधिकतम 14 दिन के लिए कर सकता है और ज़्यादा से ज़्यादा 3 महीने के लिए उस इंसान को सोलिटरी कन्फाइनमेंट या कठोर सजा दी जा सकती है। इसमें दो चीज़ें होती हैं। साधारण तो बताया गया है आपका 76 से लेकर 95, लेकिन अपवाद के बारे में बताया गया है प्राइवेट प्रतिरक्षा या आत्मरक्षा का जो अधिकार होता है, जिसको सेल्फ डिफेंस बोलते हैं। तो सेल्फ डिफेंस में किए गए जो सर्विस होती है, किसी की आपने सेल्फ डिफेंस में सर्विस कर दी, आपको अपनी जान का खतरा था लेकिन आपने अगले की सर्विस तो कर दी, तो वो अपवाद है, वो एक्सेप्शन है, वो आपका दंड में काउंट नहीं होता है। आत्मरक्षा का आपको अधिकार दिया गया है धारा 96 से 106 के अंदर। धारा नंबर 76 क्या होती है दोस्तों? विधि द्वारा आबद्ध होते हुए किया गया कार्य अपराध नहीं है। जैसे कि पुलिस गई किसी गांव के अंदर और उसने उठाना था रमेश को, रमेश के स्थान पर दूसरे रमेश को उन्होंने उठा के वो थाने में ले आए, या फिर अनियंत्रित भीड़ हो गई थी, बहुत ज़्यादा भीड़ हो गई थी लोगों की और वहाँ पे पुलिस द्वारा गोलियां चलाई गई, या तो खुद के बचाव के लिए या वहाँ पे कुछ भी करने के लिए, मतलब जो विधि द्वारा आबद्ध होते हुए किया गया कार्य होता है वो अपराध नहीं होता है। यानी कि एक प्रॉपर तरीके से जो काम होते हैं उनको अपराध नहीं माना जाता है। ये चीज़ें आप लोगों को किसके अंदर पता लगती हैं दोस्तों? 76 के अंदर पता लगती है, सेक्शन 76। अगला है धारा 77, न्यायिक कार्य करते हुए न्यायाधीश से गलती हो जाना अपराध नहीं माना जाता है। इस बारे में बताया गया है 77, जज है जो काम अच्छा कर रहा था लेकिन अच्छा काम करते हुए उससे गलती हो गई, उसने कुछ और वहाँ पे सजा दे दिया, कुछ और वहाँ पे गड़बड़ कर दी, तो वो अपराध नहीं माना जाएगा, क्योंकि न्यायिक कार्य करते हुए उससे गलती हुई है, इसलिए वो अपराध नहीं माना जाएगा। नेक्स्ट आता है दोस्तों 78। तो देखो 76, 77, 78 तीनों इंपॉर्टेंट थी, तो मैंने तीनों यहाँ पे डाल दिए, ठीक है। 78 के अंदर न्यायालय के आदेश के अनुसरण में किया गया कार्य अपराध नहीं है। न्यायालय के आदेश के अनुसरण में किया गया कार्य, जैसे जल्लाद का जो काम होता है वो अपराध नहीं माना जाता है, क्योंकि जल्लाद को ऑर्डर मिले होते हैं कि आपको फांसी देनी है, उसको काम मिला हुआ है, न्यायालय के आदेश हैं और न्यायालय के आदेश के अनुसरण में जो काम करता है जल्लाद, फांसी देता है, उसके लिए उसको अपराधी नहीं माना जाता है। और कब्जा हटाते समय मकान गिरने से अगर कोई दबकर मर गया, अगर आपको ऑर्डर मिले हैं कोर्ट से कब्जा हटवाने के और कब्जा हटवाते समय मकान गड़बड़ हो गई वहाँ पे और मकान नीचे गिर गया और दबकर कोई मर गया, तो वो भी अपराध में काउंट नहीं होता है, क्योंकि वो भी आप न्यायालय के आदेश के अनुसरण में काम कर रहे थे, इसलिए वो आपका अपराध नहीं माना जाएगा। और ये धारा नंबर 78 में आप लोगों को बताया गया है। मैं उम्मीद कर रहा हूं दोस्तों, अगर अभी तक आप इस वीडियो में बने हुए हैं तो आप लोगों के दिमाग में पूरी की पूरी पिक्चर जो है मैं एग्जांपल्स के साथ सेट करने की कोशिश कर रहा हूं, जिससे कि आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस होगा। इस वीडियो को कंप्लीट होने के बाद आप लोगों की एनर्जी, एक अंदर से एक हंसी, एक स्माइल आएगी आपके चेहरे पे कि हाँ यार, मतलब वीडियो देखी है और हमें आईपीसी के बारे में आज थोड़ी सी हमारे जीवन में भी हमें नॉलेज मिली है कि कैसे कैसे कौन से सेक्शंस होते हैं और क्या चीज़ें होती हैं। इसी उद्देश्य के साथ ये वीडियो दोस्तों मैं बना रहा हूँ, तो प्लीज़ एक बार लाइक जरूर कर देना वीडियो को और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर जरूर कर देना, क्योंकि दोस्तों देखो, रिटर्न गिफ्ट तो आपको देना पड़ेगा, उसको आप कुछ भी मान लीजिए, एक भाई के नाते आप लोगों की थोड़ी सी हेल्प करने की कोशिश कर रहा हूँ मैं, तो आपको रिटर्न में तो देना पड़ेगा। देखो दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट आती है दोस्तों धारा 81 के बारे में क्या याद रखना है? आवश्यकता का सिद्धांत, जरूरत का सिद्धांत। आवश्यकता का सिद्धांत मतलब भाई लगातार भीड़े खड़े मकानों में आग लग जाए तो एक मकान को तोड़कर बाकी मकानों को आग से बचा लिया, ये अपराध में काउंट नहीं होता है। आप सुबह सुबह उठे, पानी पी रहे थे, ऐसे बाहर देखा, अरे भाई साहब पड़ोस में आग लग गई। अब आग लगी हुई है, आपको 2 मकानों के बीच में आग लगी हुई है, 3 मकानों के बीच में, अब 3 मकानों मतलब 2 मकानों में आग लगी हुई है और बीच वाला जो मकान है वो खामे वहाँ पे जल रहा है। तो आप चाहते हो कि अगर इस मकान में भी आग पहुंच गई तो आग आगे तक पहुंच जाएगी, आप क्या करते हो, उस मकान को तोड़ देते हो बाकी मकानों को बचाने के लिए, घरों को बचाने के लिए, तो वो अपराध में काउंट नहीं होता है, क्योंकि समय की आवश्यकता थी तो आप लोगों ने वो एक्शन लिया। तो कोर्ट में आप उस चीज को प्रूव कर पाओगे कि सर मैंने अगर ऐसा काम किया है तो वो लोगों की भलाई के लिए किया है, मैं बचाना चाहता था लोगों को, अगर मैं उस घर को नहीं तोड़ता तो आग बहुत ज्यादा फैल जाती। तो वहां पे आवश्यकता थी ऐसा काम करने की, और आवश्यकता का सिद्धांत और इस बारे में जो बातें बताई गई हैं वो धारा सेक्शन 81। अगली धारा है दोस्तों धारा 82, 7 वर्ष से कम के बच्चे द्वारा किया गया कोई भी कर्तव्य अपराध नहीं होता है। अगर कोई 7 साल से छोटा बच्चा है और उसके द्वारा अगर किसी की सर्विस कर दी जाए, गलती से गोली वोली चल जाए या कुछ कांड हो जाए, तो वो अपराध नहीं माना जाएगा। ये धारा 82 में बताया गया है। और धारा 83 वहां पे होती है जहां पे 7 वर्ष से तो अधिक लेकिन 12 वर्ष से छोटा हो, 7 से ज्यादा लेकिन 12 से छोटा हो और अपरिपक्वता के कारण किया गया कर्तव्य अपराध नहीं होता। अब छोटा बच्चा है, कोई 12 साल से छोटा है लेकिन 7 साल से बड़ा है, और आपने उसको कह दिया चुन्नू मुन्नू, ले बेटा ले बंदूक, ये बटन है, ये ट्रिगर है,
वहां पे जा अंकल को उनके पेट पे लगा के और इसको दबा दे। तो आपने बच्चे को अपरिपक्वता करके उसको उकसा दिया, उसको वैसे ही पागल बना दिया और बच्चे ने जाके गोली मार दी। तो आपकी तो सर्विस करेंगे पुलिस वाले, लेकिन बच्चे को छोड़ देंगे, क्योंकि बच्चे के लिए वो अपराध नहीं माना जाएगा। और जो बाल गृह में बच्चे भेजे जाते हैं उसके लिए भी 12 वर्ष की आयु, 12 वर्ष से ऊपर की आयु जो है वो आप लोगों की होनी चाहिए। अगला बताया गया है दोस्तों प्राइवेट प्रतिरक्षा या आत्मरक्षा का अधिकार, सेल्फ डिफेंस किसमें बताया गया है? 96 से 106 में बताया गया है। अभी मैं थोड़ी देर पहले आप लोगों को आत्मरक्षा क्या होता है, सेल्फ डिफेंस क्या होता है, खुद के बचाव के लिए किसी की सर्विस कर देना सेल्फ डिफेंस में आता है। जो धारा नंबर 96 बताती है आत्मरक्षा प्रतिरक्षा में किया गया कोई भी कार्य जो है वो अपराध नहीं होता है, ठीक है। बट वहां पे होना चाहिए कि हाँ आपने सेल्फ डिफेंस में किया। ऐसे नहीं है सेल्फ डिफेंस का नाम लेके आप सर्विस करते घूमो, आज निकल गए बाहर, शाम तक 20 लोगों की सर्विस कर दी, बोल दिया मैं तो सेल्फ डिफेंस कर रहा था। ऐसा नहीं होता। सच में ऐसी अगर पोजीशन पे पहुंच जाए लाइफ में कि आपको जहां पे बचाव करने की जरूरत हो रहा, आप अपना बचाव, अपने जान का बचाव करते समय आप अगर अपराध कर देते हैं तो अपराध में काउंट नहीं होता। धारा 96। धारा 97 शरीर संपत्ति की रक्षा में किया गया कार्य अपराध नहीं होता। जैसे लड़कियां होती हैं, अगर लड़कियां रात को मान लो या दिन में मान लो, आजकल तो लड़कियां तो सेफ है ही नहीं, मतलब बहुत ज़्यादा गंदा काम हो गया है। लड़कियां ना दिन में सेफ है ना रात को सेफ है। इतने ज़्यादा बेकार लोग इस दुनिया के अंदर हो गए हैं जो लड़कियों को सिर्फ एक वस्तु की तरह ट्रीट करते हैं, ठीक है। अगर इस वीडियो को कोई भी लड़का देख रहा है तो मैं उन सभी लड़कों से ये गुजारिश करूंगा दोस्तों कि किसी भी महिला या किसी भी लड़की के साथ कुछ भी गलत करने से पहले अपने रिलेशन में, अपने घर में जो बहन है, जो माँ है, जो फीमेल्स हैं, उनके बारे में सोचना कि अगर उनके साथ अगर सेम वैसा ही अगर कोई करे तो उनको कैसा लगेगा, आपको कैसा लगेगा। अगर ये थिंकिंग रखोगे तो कभी भी किसी भी लड़की के साथ गलत करने का मन नहीं करेगा। और लड़कियां कोई ऑब्जेक्ट नहीं होती, लड़कियां भी एक ह्यूमन बींग है हमारी तरह ही, लड़कों की तरह ही। तो उनको भी इक्वल अपॉर्चुनिटी और इक्वल सारी चीज़ें लड़कियों को मिलनी चाहिए। और लड़कियां इस वीडियो को देख रही हैं तो प्लीज़ लड़कियों अपनी सेल्फ डिफेंस की टेक्निक्स को सीखिए, थोड़ा सा फिजिकली एक्टिविटीज़ कीजिए और बहुत सारी नॉलेज आप लीजिए कि आपके लिए कौन कौन सी चीज़ें जो है वो बेनिफिशियल है और किन किन चीज़ों से आप क्या क्या कर सकती हैं। तो लड़कियों को कभी कभी लगे कि भाई उनके शरीर के साथ कुछ गड़बड़ हो रही है और अपने शरीर को बचाने के लिए वो किसी की सर्विस कर देती हैं तो अपराध नहीं है। और अपनी संपत्ति की रक्षा में जो कांड करते हैं, हम सर्विस करते हैं किसी की, हम तो अपनी संपत्ति को बचा रहे थे। मेरी संपत्ति को खतरा था, मेरे को लग रहा था मेरे पैसे लेके भागेगा, मेरे को लग रहा था कि भाई मेरी गड़बड़, तो मैंने सर्विस कर दी। तो शरीर या संपत्ति की रक्षा में किए गए जो अपराध होते हैं, जो सर्विसेज होती हैं, वो धारा 97 में आती है। नेक्स्ट आती है दोस्तों धारा नंबर 98। किसी अन्य व्यक्ति की संपत्ति शरीर की रक्षा करने में किया गया कृत्य अपराध नहीं होता। जैसे पड़ोसी को बचा लिया, बाहर निकले आप, देखा पड़ोसी को, कोई 4-5 लोग पड़ोसी की सर्विस कर रहे थे। अब ये पता नहीं क्यों कर रहे थे, लेकिन आपने पड़ोसी की रक्षा करी, आपने पड़ोसी को बचाने के चक्कर में उन 5 में से एक की सर्विस थोड़ी सी ज़्यादा कर दी। तो पुलिस आई तो पुलिस कहेगी कि ठीक है, धारा 98 के तहत अगर आपने किसी की बचाव के लिए अपराध किया है तो वो अपराध नहीं होता है, ठीक है। तो धारा 98। धारा नंबर 100 में दोस्तों आत्मरक्षा में मृत्यु कारित कब कर सकते हैं, ये बताया गया है धारा नंबर 100 में कि सेल्फ डिफेंस करते समय एक तो नॉर्मल सर्विस कर देते हैं किसी की, या सेल्फ डिफेंस में किसी को जान से ही मार दिया, उसके बारे में कहाँ पे बताया गया है? धारा नंबर 100 में बताया गया है। जैसे अपनी मृत्यु का भय हो, रेप की कोशिश करते समय लड़की का रेप करने का कोई कोशिश कर रहा है तो लड़की उसकी जान ले लेती है, तो वो सेल्फ डिफेंस में मृत्यु करना जो होता है वो आता है। और वो किसमें बताया गया है? 100 में बताया गया है। धारा नंबर 103 में क्या होता है दोस्तों? संपत्ति रक्षा में मृत्यु कारित कब कर सकते हैं। धारा नंबर 100 में बता दिया कि आत्मरक्षा सेल्फ डिफेंस में कब कर सकते हैं। धारा नंबर 103 में बता दिया कि अपनी प्रॉपर्टी की सुरक्षा में, अपनी प्रॉपर्टी को बचाने के चक्कर में किसी की मौत कब कर सकते हैं। कोई लूट के इरादे से घर में घुसाया, कोई गृह भेद करके घर में घुसाया, गृह भेद मतलब दीवार विवार फांद के और पूरे प्रॉपर तरीके से आ गया, संपत्ति जलाने की कोशिश करता है, इन सारी चीज़ों में आप मृत्यु कारित कब कर सकते हैं। ये सारी डिटेल्स किसमें दी गई हैं? धारा 103 में दी गई है, ठीक है। चैप्टर नंबर 5, जैसा कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं, दुष्प्रेरण या उकसाने के चक्कर में किसी को उकसा दिया और सर्विस करवा दी किसी की, वो आता है। किसी अपराध के लिए किसी व्यक्ति को उकसा दिया, किसी कार्य को घटित करने के लिए षड्यंत्र कर लिया, किसी अवैध कार्यों को करने में किसी की सहायता करी, ये सारी चीज़ें किसके अंदर आती हैं? चैप्टर 5 के अंदर आती हैं। चैप्टर 5 का पार्ट ए है जो आपराधिक षड्यंत्र। आपराधिक षड्यंत्र यानी कि प्लानिंग वगैरह करके जो अपराध किए जाते हैं, 120A में उसकी परिभाषा दी गई है और 120B में उसके लिए क्या दंड है वो दिया गया है। दो या दो से अधिक व्यक्ति जब शामिल होते हैं तो उसको आपराधिक षड्यंत्र बोला जाता है, जो चैप्टर नंबर 5 के पार्ट ए में दिया हुआ है। चैप्टर 6 में आप लोगों को पता है राजद्रोह, अपने राज्य के विरुद्ध काम करना, बोलना, धारा 121 से 130, अपने देश को छोड़कर दूसरे देशों का साथ देना स्टार्ट कर देना और अपने लोगों के बारे में उल्टा सीधा बोलना आपका किस में आता है? राजद्रोह में आता है और इसको चैप्टर नंबर 6 में डाला गया है।
चैप्टर 7 में आप लोगों को पता है तीनों सेनाओं से संबंधित जो अपराध होते हैं 131 से 40 फौजियों से रिलेटेड जो दिक्कतें चलती हैं, जो कांड होते हैं, सर्विसेज होती हैं, वो चैप्टर नंबर 7 में आते हैं। 7 सेना, से सेना, से 7। चैप्टर 8 सार्वजनिक शांति के विरुद्ध अपराध। बाहर चल रहा था सत्संग और आप जाके वहां पे करने लग गए, टिकटॉक चलाने लग गए और आपने वहां पे जाके कर दिया शुरू। ऐसा कुछ नहीं करते हैं तो सार्वजनिक शांति भंग हो जाती है चैप्टर नंबर 8 में। धारा 144 आप लोगों को पता है, हरियाणा में रहते हो, जाट आरक्षण हुआ या भी किसानों का आंदोलन चल रहा है, उसके चक्कर में 144 लगानी पड़ी कभी कभी। तो विधि विरुद्ध जमाव, 5 या ज्यादा लोग जहां पे इकट्ठे हो जाते हैं विधि के विरुद्ध, यानी गलत इंटेंशन से वो लोग इकट्ठे हो रहे हैं, तो वहां पे धारा 144 लागू कर दी जाती है। ऐसा विधि विरुद्ध जमाव जहां पर मृत्यु कारित होनी संभावित हो। अब सरकार को लगेगा कि यार ऐसी सिचुएशन बनी हुई है, 5 से ज्यादा लोग अगर एक जगह इकट्ठे हो तो 144 लागू हो जाएगी, लठ लगेंगे, भाई सीधी सी बात है, अपने घरों में रहो। सरकार को लगता है कि यार कुछ ना कुछ कांड हो सकता है, किसी ना किसी की मौत हो सकती है, जमाव हो सकता है लोगों का, तो यहाँ पे 144 लगाने की जरूरत है। और सारे के सारे लोग जो हैं, जितने भी होंगे, सारे के सारे जो है वो दोषी माना जाएगा। अधिकतम सजा होती है इस केस में 2 साल की और जुर्माना भी साथ में देना पड़ता है अगर 144 धारा को आप भंग करते हैं या इसका पालन नहीं करते हैं तो हम ये सारी वो धाराएं पढ़ रहे हैं दोस्तों जो आम जीवन में हमें यूज होती हैं, आम जीवन में जिनका हमें पता होना चाहिए। 511 रटने की जरूरत नहीं है। 511 में से आदियों में तो आपको आपके बस ये बताया हुआ है कि इसको सजा क्या मिलेगी, उसके बारे में हमें पढ़ने की क्या जरूरत है। जब एसआई कांस्टेबल लग जाओगे तो आप लोग आराम से पढ़ लेना उनके बारे में। अभी थोड़ा मोटा एचएसएससी जानना चाहती है तो बस थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेते हैं, क्या जाता है, आए तो भी अच्छा, ना आए तो भी अच्छा। अगर 10 क्वेश्चन भी आए तो 10 के 10 आपके इन इंपॉर्टेंट धाराओं से आ जाएंगे, इतना तो मुझे लगता है, उम्मीद है मुझे। 149 में है दोस्तों सामान्य उद्देश्य। भीड़ जो कि अपराध करेगी तो उसमें शामिल हर व्यक्ति बराबर का दंड का भागीदार होगा। अब ऐसा नहीं है आप 20 लोगों को इकट्ठा करके गए, किसी की सर्विस कर दी तो आप बच गए, ना, भीड़ थी ना। धारा 149 में भीड़ में शामिल सारे लोगों के ऊपर केस किया जाएगा और सारों की सर्विस फिर पुलिस वाले करेंगे, ठीक है, तो ध्यान रखना, ऐसा भी नहीं करना है। नॉर्मल उद्देश्य है, सामान्य इंटेंशन से भीड़ जमा करके अपराध कर दिया तो उसमें शामिल हर व्यक्ति बराबर का दंड का भागीदार होगा। चैप्टर 11 में पता है आपको झूठे साक्ष्य पेश करने से संबंधित 191 से 229। धारा 191 मिथ्या साक्ष्य प्रस्तुत करना, झूठे सजा, दूसरे झूठे गवाह ले आए, झूठी गवाही दिलवा दी, झूठे दस्तावेज, झूठे साक्ष्य पेश कर दिए, चैप्टर 11 और धारा 191। नेक्स्ट आपका चैप्टर नंबर 16 मानव शरीर पर प्रभाव डालने वाले अपराध, 299 से 377। ऐसे अपराध जो किसी के शरीर पे प्रभाव डालें, शरीर को काट पीट करके किसी की सर्विस कर दिया आप लोगों ने, किसी को नुकसान पहुंचा दिया, किसी के शरीर हाथ तोड़ दिया, पैर तोड़ दिया, तो मानव शरीर पर प्रभाव डालने वाले जो अपराध होंगे वो चैप्टर 16 में आते हैं। धारा 249 में मानव का वध कर देना। वध में और हत्या में क्या फर्क होता है भाई, किसी मानव का वध कर देना यानी कि 301 में फिर सजा का प्रावधान है और 10 साल की सजा उसमें मैक्सिमम होती है। बट मानव वध मतलब किसी को मार दिया, बस घटक सर्विस कर दी, मार दिया। हत्या या क्रूरता, हत्या में क्या हो जाती है, क्रूरता हो जाती है, किसी को नोच नोच के मार दिया, घोप घोप के, चाकुओं से तड़पा तड़पा के मार दिया, वो आएगा 300 में। नॉर्मल हत्या आपकी आएगी 299 में। और हत्या के लिए जो सजा है आजीवन कारावास, वो जो दंड है हत्या के लिए, वो किस में आता है आपका 302 में आता है। 304 बी में आ जाएगा दहेज के लिए की गई मृत्यु, दहेज के लिए की गई मौत आपकी, उसके लिए 7 वर्ष न्यूनतम सजा है, वो आपका 304 बी में आ जाएगा। 306 के अंदर आत्महत्या के लिए दुष्प्रेरण। आत्महत्या के लिए दुष्प्रेरण का मतलब है किसी इंसान को इतना डिप्रेस कर देना, बोल बोल के, ताने मार मार के कि वो इंसान आत्महत्या कर ले। जैसे आजकल बोलने लग जाते हैं कितने साल हो गए तेरे को तैयारी करते हुए, 4 साल हो गए, 5 साल हो गए, तेरे से एग्जाम क्लियर नहीं होते, तो कुछ नहीं कर सकता लाइफ में, तो ये हुआ, बर्बाद हो गया, ये हुआ। इंसान को इतना डरा दो, इंसान को ऐसा कर दो कि इंसान मतलब आत्महत्या करने पे मजबूर हो जाए। तो आत्महत्या के लिए दुष्प्रेरण का जो प्रावधान है वो धारा नंबर 306 में है दोस्तों, ठीक है। और ऐसा किसी को मत बोलिए, जरूरी नहीं है कि जो लोग सरकारी नौकरी नहीं लगते वो लाइफ में कुछ नहीं कर पाते। बहुत कुछ किया जा सकता है लाइफ में, हर दिन एक नई अपॉर्चुनिटी हो सकती है लाइफ में, हर दिन कुछ नया कर सकते हो, हर दिन कोशिश कर सकते हो। बस बात होती है कोशिश करने की, आगे बढ़ के स्टेप लेने की, और सब कुछ चीज़ें जो होती हैं वो आपके हिसाब से चलना स्टार्ट कर देती हैं। लेकिन एक स्ट्रगलिंग दौर होता है जिसको गोल्डन पीरियड मानता हूं मैं। स्ट्रगल जिसने नहीं किया वो लाइफ में कुछ भी उसने हासिल नहीं किया, जिसने स्ट्रगल किया है उसने सब कुछ हासिल किया है, क्योंकि स्ट्रगल के बाद ही असली सक्सेस होती है। धारा 307 में होगा दोस्तों हत्या का प्रयास। बस आपने कोशिश करी किसी को मारने की, लेकिन आप कामयाब नहीं हुए सर्विस पूरी करने में, तो आप 307 में आ जाओगे। 309 में आत्महत्या का प्रयास जिसमें सजा दी हुई है 1 वर्ष और जुर्माना भी साथ में आपको देना पड़ेगा। यह एक ऐसा अपराध है जो घटित होने से पूर्व अपराध है लेकिन होने के बाद अपराध नहीं है। अब भाई आत्महत्या का प्रयास करना भी अपराध है, लेकिन वो अपराध तब तक है अगर आपने आत्महत्या करने की कोशिश करी लेकिन आप बाय चांस बच गए,
तो 309 धारा के तहत आप लोगों के ऊपर केस किया जाएगा कि इसने आत्महत्या का प्रयास करके अपराध किया। लेकिन अगर आपकी अच्छे से सर्विस हो गई, आप गिर गए बिल्डिंग के ऊपर से और मर गए, आत्महत्या कर ली, तो फिर वो अपराध नहीं माना जाएगा, क्योंकि आप तो ऊपर जा चुके हो, आप सजा किसको देंगे। ठीक है, तो ध्यान रखना। 362 अपहरण। अपहरण होता है दोस्तों, किसी भी एज का व्यक्ति है उसका अपहरण होगा। और जो किडनैपिंग होती है वो किड्स के लिए होती है, छोटी उम्र के लोगों के लिए। आप किडनैपिंग का यूज करते हो और अपहरण का यूज करते हो, आप किसी भी एज का व्यक्ति अगवा कर लिया जाए उसको अपहरण बोला जाता है। ये 362 के अंदर आता है। धारा 375 कहती है बलात्कार या फिर यौन उत्पीड़न। किसी के साथ आपने बलात्कार कर दिया या किसी की यौन उत्पीड़न आप लोगों ने कर दिया, गड़बड़ कर दी। इसके बारे में ज़्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, बस समझ जाओ बलात्कार और यौन उत्पीड़न के लिए 375 है। उसके बाद 376 आपने सुनी होगी, 376 के तहत इसके ऊपर केस चल रहा है, यानी कि बलात्कार यौन उत्पीड़न के लिए जो दंड है वो 376 है। और 375 में जो प्रावधान है बलात्कार और यौन उत्पीड़न के बारे में 375 में, उसके दंड के बारे में 376 में, और 377 में अप्राकृतिक यौन संबंध, यानी कि जैसे कि अभी जो 377 आप लोगों को पता है, 377 सुप्रीम कोर्ट ने जिसको सही माना है, बिल्कुल लागू कर दिया है। जैसे कि पुरुष पुरुष के साथ संबंध बना सकता है, महिला महिला के साथ संबंध और लिव इन रिलेशनशिप में रह सकते हैं। LGBT कम्युनिटी को जो है उन्होंने आगे लाने का कोशिश किया है। तो वो सारी चीजें जो है प्राकृतिक यौन संबंध, पहले तो पुलिस वाले जाते थे होटल में छापा वापा मार देते थे और ऐसे कर देते थे, बट अभी क्या है, सुप्रीम कोर्ट ने लोगों को हक दे दिया है कि वो समलैंगिक यौन संबंध बना सकते हैं, अप्राकृतिक नेचुरल, 377 के अंदर। नेक्स्ट चैप्टर नंबर 17 में संपत्ति के विरुद्ध अपराध, संपत्ति के विरुद्ध अपराध। 378 में आपका कौन सा अपराध चोरी है, चोरी क्या है वो बताया गया है। 379 में चोरी के लिए जो सजा है वो बताई गई है। 390 में चोरी कब एक लूट है। आप नॉर्मल किसी घर में गए, आपने चोरी करी, आप बाहर आ गए, वो चोरी है। जब आप लूट के इरादे से जाते हो, मतलब आप वहां पे इंसानों को भी हानि पहुंचा सकते हो, तो वो लूट होती है। और 391 में बताया है कि लूट कब डकैती हो जाती है, यानी कि कुछ लोग मिलके गए वहां पे, जान माल और लोगों को भी हानि पहुंचा दी, मार वार भी दिया, और वहां पे तो वो हो जाती है डकैती। चोरी होती है नॉर्मल एक इंसान द्वारा की गई, लूट होती है वहां पे कुछ गड़बड़ करने के इरादे से, ज्यादा नुकसान पहुंचाने के इरादे से 390। 391 में डकैती, यानी कि जान और माल दोनों का खतरा, किसी को किसी के घर में घुस गए और उनको मार वार दिया और लूट भी लिया, और डकैती उसको बोलेंगे क्या, डकैती। 396 में क्या आ जाएगा भाई, हत्या सहित डकैती। डकैती तो करी साथ में लोगों को मार भी दिया, 396 में आ जाएगा। 420 का तो सबको पता ही है, 420 कहते हैं, 420 धोखाधड़ी। चैप्टर नंबर 20 में विवाह से संबंधित अपराध बताए गए थे, जिसमें 494 में बताया गया है पुनः विवाह कर लिया, पति या पत्नी के जीवित होते हुए दूसरी शादी कर ली, तो 494 धारा। 498 ए में दहेज के लिए प्रताड़ना, महिला को परेशान करना दहेज के लिए, वो 498 ए में आएगा। चैप्टर नंबर लास्ट, चैप्टर नंबर 21, जिसमें मानहानि के बारे में बताया गया है, धारा 499 और 500 में आपका उसका दंड के बारे में बताया गया कि मानहानि के बाद दंड क्या मिलेगा, 2 साल तक की सजा प्लस आप लोगों को उसमें जुर्माना मिल सकता है। ये सारी धाराएं थी दोस्तों जो 511 में से इंपॉर्टेंट मुझे लगी आपको एग्जाम के लिए करवाने की जरूरत है। उम्मीद करूंगा आप लोगों को सारी की सारी धाराओं के बारे में एक इमेज और एक कहानी आपके दिमाग में क्रिएट हुई होगी कि कैसे क्या चीजें होती है और कैसे पुलिस वाले जो हैं अपने भाई साहब जो हैं धाराएं वगैरह लगाते हैं और क्या चीज़ें होती हैं, कैसे चैप्टर्स में इसको डिवाइड किया गया है। तो ये सारी बातें दोस्तों आपके एग्जाम में उम्मीद करूंगा काम आएंगी और यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आप लोगों के लिए, आप लोगों को फंसे और आप लोगों का वो क्वेश्चन ठीक हो। तो छोटी सी एक कोशिश आप लोगों के लिए की है दोस्तों। अगर इस वीडियो को अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा, अच्छा प्यार दोगे, तो ऐसे ही आपको 2-3 और क्लासेस लेके CRPC, एविडेंस एक्ट, IT एक्ट और RTI एक्ट के बारे में भी मैं कोशिश करूंगा जानकारी आप लोगों को मैं दूं। बस उसके लिए आप लोगों को अच्छे से सपोर्ट करना पड़ेगा, दिल खोल के शेयर करना पड़ेगा वीडियो को। इस वीडियो के लिए कोई पैसा नहीं है और ये नोट्स आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का जो लिंक दिया हुआ है, उस टेलीग्राम के चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। एक बार आप ज्वाइन करने के बाद जैसे ही आप ज्वाइन करेंगे वहां पे आपको इसकी PDF जो है वो अवेलेबल करा दी जाएगी। ठीक है, सो थैंक यू सो मच दोस्तों वीडियो को देखने के लिए एंड धन्यवाद। अगर आपने लास्ट तक देखा है तो उम्मीद करूंगा अच्छे से समझ में भी आया होगा और सारी चीजें क्लियर हुई होंगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, खुश रहिए और पढ़ते रहिए।